नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ आज गुफ्तगू हमें करनी है। सबसे पहले कुछ इब्तदाई नौयत की बातें, क्योंकि पूरा कंटेक्स्ट जो है वो टीपू सुल्तान का वो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत नॉर्मल गुफ्तगू है, बल्कि बहुत ज़्यादा कंटेक्चुअल गुफ्तगू है अपने आप में। तो इल्म तारीख़ के हवाले से और फिर हिंदुस्तान में इल्म तारीख़ के हवाले से कुछ बातें हम लोग देखेंगे, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है इल्म तारीख़ एक कदीम तरीन इल्म है, जिसके ज़रिए इंसान जो है वो कोशिश करता है इस बात की कि अपने बुजुर्गों की यादों को महफूज करे, उनके कारनामों को महफूज करे, जो असबाब उनसे वो हासिल कर सकता है वो असबाब हासिल करे। और ये इंसान की नफ्सियात होती है कि वो ये चाहता है कि मैं अपने बुजुर्गों को याद रखूं, और वो जब से जुदा हो जाएं तो उनका तज़किरा जिंदा रहे। और यही वजह है कि इंसान की नफ्सियात में तारीख बहुत रची बसी है। इनमें तारीख इसीलिए कदीम तरीन इल्म कहलाता है। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि कुरान में भी तारीखी दलाइल बड़े पैमाने पर मिलते हैं, और इस्लाम का जो पूरा फलसफा तारीख है वो तो कुरान ही के कह सकते हैं कि कुरान में जो कॉन्सेप्ट हिस्ट्री का दिया गया है वो पूरा का पूरा जो है वो उसी पर बेस्ड हमें नजर आता है। लेकिन तारीख में जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो तारीखियत है, यानी कि तारीखी तौर पर कोई बात जो है वो ऑथेंटिक हो, महफूज हो अपने आप में। शायर कहता है, मौर्रिख तेरी रंगामेजियां तो खूब हैं, लेकिन कहीं तारीख हो जाए ना अफसानों से वाबस्ता। मसला हिंदुस्तान में जरा संगीन है, यानी हर जगह तारीख अपने आप में ऑथेंटिक है या इनऑथेंटिक है, ये बहसें चलती रहती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये मसला जरा संगीन है। और एक हिसाब से अगर हम देखें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में ज़ौक़ तारीख की कमी पाई जाती है। अल-बैरूनी ने जब, जो कि इंडोलॉजी के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, सबसे अव्वलीन एक्सपर्ट माने जाते हैं, जिन्होंने इंडिया को और यहाँ की कौमों को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया और किताबुल हिंद के नाम से हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया छोड़ गए। उन्होंने एनालाइज करते हुए कुछ बातें बताई, उनमें से 2 पॉइंट्स आपके सामने मैं जिक्र करूंगा, ताकि ये जो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ज़ौक़ तारीख की कमी पाई जाती है उससे क्या मुराद है। कहते हैं कि यहाँ की कौम को डिस्क्राइब करते हुए कि इस कौम के लोग तरतीब का बहुत कम ख्याल रखते हैं और तादाद महज अंदाजे और तखमीने पर बयान कर देते हैं, और इस पर कोई अफसोस उनको नहीं होता। इसी तरह वेदों के बारे में ये बयान करते हैं कि ब्राह्मण जो हैं वो बगैर समझे हुए वेदों की तिलावत करते हैं और इसी तरह उसको सीखते सिखाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वेदों की तफसीर जानते हैं, और उससे भी कम है जो वेदों पर गौर फिक्र करते हैं या पर बहस कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है कि बगैर समझे चीज़ों को जानना और चीज़ों की तिलावत करना, उनसे शगफ रखना, ये कि तरतीब और तादाद और ऑथेंटिसिटी का वगैरह का ख्याल नहीं रखना, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसको हम ज़ौक़ तारीख की कमी से इबारत कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये ज़ौक़ तारीख तारीखी ज़ौक़ होता, ऑथेंटिसिटी की, तारीख हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी की अपनी अहमियत होती, तो हम ये बात नहीं पाते कि जो लोग और जो आइडियोलॉजी गांधी के कत्ल में मुलव्विस थे वो समाजी और सियासी तौर पर उनको इख्तिदार हासिल हो एक ऐसे मुल्क में जो इसी जबान से उनकी तारीफ करता है, जो सियासी और समाजी इख्तिदार पर है और गांधी की पूरी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, उनकी सारी पॉलिसी के खिलाफ है, और दूसरी जबान से गांधी को फादर ऑफ द नेशन भी कहता है। ये ज़ौक़ तारीखी होता तो बाबरी मस्जिद के हवाले से जो पूरी मूवमेंट चली और जो फैसले हुए वो नहीं हो सकते थे। ये ज़ौक़ तारीख होता तो औरंगजेब या दीगर लोगों को इन्वेडर नहीं कहा जा सकता था, यानी बहुत से बहुत ये कहा जा सकता था जो पहले रूलर आए थे वो होंगे, लेकिन बाद में जो इंडिजिनस हो चुके, जिनकी हिंदुस्तानियत हम और आपकी तरह मुसल्लम है, लेकिन उनको भी इन्वेडर कहकर नहीं पुकारा जा सकता था। ये ज़ौक़ तारीख होता तो अंग्रेजों के कॉलोनियल पावर से बारहा माफी मांगने और पॉलिटिकल सेटिंग कर लेने वालों को वीर, और अंग्रेजों से लड़कर शहीद होने वालों को दकियानूसी और बायगॉट और लोगों पर जुल्म करने वाला नहीं कहा जाता। तो कुल मिलाकर यहाँ फलसफा और असातीरी ज़ौक़ जो है वो बहुत बुलंद है, यानी फिलोसॉफिकल टेंडेंसीज हैं, माइथोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं, हिस्टोरिकल जो ज़ौक़ है वो जरा कम पाया जाता है। तो यहाँ पर इस हवाले से सवाल जो पैदा होता है वो ये नहीं पैदा होता है कि ये सेकेंडरी सवाल है अपने आप में कि क्या तारीख टीपू सुल्तान के साथ इंसाफ कर सकती है। सवाल ये है इससे भी ज्यादा अहम कि अगर तारीख इंसाफ कर भी दे, यानी इल्म तारीख में टीपू सुल्तान का तस्करा वैसा हो जैसा कि होना चाहिए, तो भी क्या वाक़अतन उसका कोई खास असर हमारे मुल्क अजीज में महसूस होगा। क्योंकि जैसा कि कहा गया कि फलसफा, माइथोलॉजी, कहानी, असातीर, अफसाने, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई मरतबा ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि तारीख से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। सवाल से अगर हम देखें तो तारीख में टीपू सुल्तान की 32
बदकिस्मती एक अलग है पूरा उन्वान, और उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अदबी एतबार से कुछ ऐसी काविशें हैं जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी समाज में बिल्कुल जिंदा है उनकी शख्सियत, और आज भी डिबेट का मौजू है। यानी सनी के औरंगजेब की तरह कंसेंसस हो गया हो एक तरह से कि वो बाय गॉड हैं और इस तरह के हैं, बल्कि एक हमेशा एक डिबेट की कैफियत बरकरार रहती है। इसमें दीगर फैक्टर्स के अलावा अदब का फैक्टर भी अपने आप में इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पे नसीम हिजाजी का जो नॉवल है और तलवार टूट गई, या B.S. किडवानी का जो अंग्रेजी नॉवल है द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, नॉवल जो बाद में सीरियलाइज भी किया गया। इसी तरह अल्लामा इकबाल की जो मुख्तलिफ नज़में हैं जिसमें टीपू सुल्तान की बारे में मतलब ग्लोरीफाई करके हमारे सामने पेश किया गया, उनकी शख्सियत को रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया हिंदुस्तान में, एक तरह से कह लीजिए। सुल्तान टीपू की वसीयत है और दीगर उनकी फारसी नज़में हैं वगैरह। तो इन चीजों की वजह से हम देखते हैं कि सुल्तान की जो शख्सियत है वो एक जिंदा शख्सियत के तौर पर हमारे सामने आती है। इसमें तारीख का रोल भी होगा अपना, लेकिन ये कि अदब का अच्छा खासा डोमिनेंट पहलू है। इसीलिए इस सवाल के साथ मैं अपने हिस्से को खत्म करता हूँ। इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है कि तारीख का ये जो जुल्म है, क्या इसका मदावा सिर्फ सही तारीख हो सकती है। इस सवाल पर हमें गौर करने की जरूरत है। प्रोफेसर अब्दुल मुगनी ने अपनी किताब, मुख्तसर किताब टीपू सुल्तान के नाम से जो उन्होंने लिखी है, उसमें अपना डिस्कशन यहाँ से शुरू किया है। और टीपू सुल्तान का कोई भी डिस्कशन जो शुरू हो वो डायरेक्ट टीपू सुल्तान की जिंदगी से नहीं, बल्कि जो आसपास का पूरा तारीखी कंटेक्स्ट और सियाक बिल्डअप किया गया है वहां से डिस्कशन जो है ये शुरू होगा। और इसीलिए उन्होंने भी अपना डिस्कशन यहीं से शुरू किया है। और वो कहते हैं कि इस्तिशराक जो है ये अहले मगरिब का हथियार है, और ये वो बात है जो उनसे 10-12 साल पहले बहुत इल्मी अंदाज में एडवर्ड सईद ने अपनी किताब ओरिएंटलिज्म में बहुत अच्छे से साबित की थी। और वो किताब भी ऐसी है कि उसका तफसीली मुताला किया जाना चाहिए। तो इस्तिशराक अपने आप में एक इल्मी हथियार के तौर पर मगरिब ने उसको यूज किया है। और टीपू सुल्तान के हवाले से जो मेंशन करते हैं अब्दुल मुगनी साहब, वो ये करते हैं कि अहले मशरिक को, यानी एक अहम इस्तिशराक का जो टूल रहा वो ये रहा कि अहले मशरिक को गलत तौर से एहसास गमतरी में मुब्तला किया जाए। तो इस्तिशराक ने उन शख्सियात को बहुत ज्यादा निशाना बनाया अपने तासुब का जो तारीख मशरिक की आला शख्सियात थी। और ये शख्सियात ऐसी थी जो किसी को भी मरगूब और मुतासिर कर सकती थी, और अज़्म और जुर्रत का, अज़्म और हौसले का बेपनाह सोर्स थी। और उनसे खुद मगरिबी मौरखीन भी उनकी बहुत सी तहरीरें और उनके हिस्से, जनरल तो वो तासुब का शिकार है, लेकिन बीच बीच में बिटवीन द लाइन्स वो ऐसे नजर आता है कि वो वाक़अतन मरूब है। तो यहाँ पर तारीख को मस्क करने की जरूरत पड़ती है या पड़ी कि जो नेटिव्स हैं, जो कोलोनिज्म का शिकार हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसी शख्सियात अपने अंदर न पाए जो कि इंस्पिरेशनल हो और जिन्होंने कोलोनिज्म की मुखालफत बिल्कुल इब्तदाई दौर में की हो और कामयाब तौर पर की हो बहुत एतबार से, और जिनके साथ अगर जुल्म नहीं किया जाता और जिनके साथ अगर साजिशों और कॉन्स्पिरेसीज का बाजार गर्म नहीं किया जाता तो वो कामयाब भी होने के चांसेस थे, बिल्कुल वाक़अतन रियलिस्टिक चांसेस थे। और यहाँ से शुरू होता है टीपू सुल्तान पर जो तारीख का जुल्म है वो यहाँ से शुरू होता है, और फिर उनको पोर्ट्रे किया जाता है एक जालिम के तौर पर, सितमगर के तौर पर, हिंदुओं के परसिक्यूशन और ईसाइयों पर जुल्म सितम करने वाले के तौर पर, जो जबरदस्ती गैर मुस्लिमों को पकड़ पकड़ कर इस्लाम कबूल करवाता था, जो मंदिरों को उठा देता था वगैरह वगैरह। ये तारुफ जो है वो शुरू होता है यहाँ से। मजे की बात यह है, यानी अगर हम इल्मी तौर पर तज्जिया करें, इल्मी तौर पर तज्जिया करने का ये तरीका नहीं है कि कितनी किताबें हैं जो उनकी मुखालफत पर लिखी गई हैं, बल्कि इल्मी तौर पर तज्जिया करने का जो तरीका है वो ये है कि हम देखें कि इन सारी बातें जो मुखालफत में की गई है उनका सोर्स क्या है। तो हम पाते हैं कि ये जो मुखालफत जितनी कुछ है, जितनी कुछ परसिक्यूशन की, एट्रोसिटीज की स्टोरीज, हिस्ट्री नहीं स्टोरीज जो वाबस्ता कर दी गई हैं टीपू सुल्तान के साथ, वो कॉलोनियल ऑथर्स उनके जरिए जो तारीखें तरतीब दी गई हैं उनसे वो रिलेटेड है। तो हमें ये नजर आता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल विलियम पैट्रिक हैं, कर्क पैट्रिक, उन्होंने सेलेक्ट लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान के नाम से 1811 में एक किताब तरतीब दी। और एक मार्क विल्स हैं, जो मार्क विल्स 1864 में जिन्होंने, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, हिस्ट्री ऑफ मैसूर कह लीजिए बहुत आसान अल्फाज में, तो ये तरतीब दी। और ये दोनों अमूमन बेस ऐसा बनाती हैं जिनके जरिए परसिक्यूशन और वो जुल्म सितम की जितनी वारदातें हैं ये वहां से लिया जाता है। इसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ता है। डॉडवेल हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी 1929 में, विलियम लोगन हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जिम्मेदार भी रहे हैं, कर्क पैट्रिक और विल्स वगैरह की तरह। 1887 में मलाबार मैनुअल वो अपनी तरतीब देते हैं, उसमें इस तरह की बहुत सारी बातें लिखते हैं। इसी तरह मैसूर गजेटियर को जो लेविस राइस, ये भी एक जिम्मेदार है कंपनी के, वो लिखते हैं। ये सारे सोर्स हैं जिसमें से दो इंपॉर्टेंट हैं, कर्क पैट्रिक और मार्क विल्स की किताबें जो हैं। और यही सब जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है ये बेस बनती है तमाम दास्तान का जो जुल्म और सितम के नाम पर बयान की जाती है। महमूद खान बेंगलोरी जिन्होंने टीपू सुल्तान की तारीख पर और सल्तनत खुदादाद की तारीख पर बहुत इल्मी काम अंजाम दिए हैं,
उनकी किताबें, 2 किताबें बिलखुसूस बहुत ज़्यादा पढ़ने के काबिल हैं, बड़ी ऑथेंटिक हैं और मैं उनको रिकमेंड करूँगा। तारीख़ सल्तनत खुदादाद के नाम से एक किताब है, एक सहीफ़ा टीपू सुल्तान के नाम से है। इन किताबों के ज़रिए हम बहुत कुछ सही जो कुछ हुआ वहाँ पर कॉलोनियल बायस को हटाकर वो चीज़ें हम जान सकते हैं। लेकिन एक बहुत ख़ास बात है जिसकी तरफ मैं इशारा करूँगा अभी, जिसका महमूद खां बंगलोरी ने अपनी किताब में ज़िक्र किया है, और वो ये कि किस तरह से ये अंग्रेज़ों ने वो पूरा चीज़ फ्रेमवर्क की जिसके तहत टीपू सुल्तान की वो घिनौनी तस्वीर बनाई गई जिसको ड्रॉ करने में किसी हद तक वो हमें कामयाब नजर आते हैं कि जैसे ही सुल्तान शहीद हुए और उनके महल पर कब्जा हो गया, उनकी रियासत पर कब्जा हो गया, तो उनके जाती महल पर, उनके ऑफिसेज पर, तमाम दफातर पर कब्जा कर लिया गया अंग्रेजों का। उनके कागजात, खतूत, फरामीन, सारी चीजें जब्त कर ली गई और वो सब का सब मतलब सक्सीडिंग हुक्मरान को या एडमिनिस्ट्रेशन को या और किसी को देने के बजाय वो सारी चीजें फौरन लंदन डिस्पैच कर दी गई। निजाम सल्तनत को जो उनका था वो मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया। जो माहौल बना उसमें मतलब ये कि लीगली भी और कन्वेंशनली भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ भी लिखना, यहाँ तक हिस्टोरिकल राइटिंग्स और इल्मी तनकीद भी जुर्म करार पाई। यहाँ तक कि अंग्रेजों के लिए भी ये गुंजाइश नहीं बाकी रह गई कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे तनकीद करें। स्कूलों के लिए जो तारीखें लिखी गई वो ऐसी लिखी गई शुरुआत में या तो सरसरी रहे, सिर्फ जंगों का थोड़ा बहुत तस्करा हो, और धीरे धीरे जैसे वक्त का गैप बढ़ता रहा वैसे वैसे ऐसी चीजें उसमें इंट्रोड्यूस की जाती रही जो मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात और तासुब, कौमी तासुब को जिसमें बढ़ावा मिले। और इस बात की कोशिश की गई कि सुल्तान की हुकूमत को भी मुगलिया सल्तनत के तवाल के बाद जो दीगर हुकूमतें थी हिंदुस्तान में वो बहुत इनएफिशिएंट थी अपने आप में और वाकईतन कई जुल्म हो रहे थे। यकीनन अंग्रेजों के कंपैरिजन में वो जुल्म कुछ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो उन गवर्नमेंट्स को इनएफिशिएंट करार दिया जा सकता है। उसी पैटर्न पर यह साबित करने की कोशिश की गई कि टीपू सुल्तान की जो हुकूमत थी वो भी इनएफिशिएंट थी अपने आप में और अवाम में एक अजाब था दर हकीकत वो, और जिससे ब्रिटेन ने उनको निजात दिलाई। और जो तरीके तालीम राइज किया गया वो ऐसा था कि वो तनकीदी रूह से खाली था। ये सारे फैक्टर्स मिलकर बात की जमानत बन गए कि जो अंग्रेजों ने उनके बारे में लिखा वही चीज एक ऑथेंटिक और इल्मी सोर्स बन जाए और उसके तासुबात पर लोगों का ध्यान न जाए। लिहाजा बहुत दिनों तक गया भी नहीं और क्रिटिकल काम जो शुरू हुआ वो बहुत बाद में शुरू हुआ। यहाँ तक के अच्छे खासे हिस्टोरियंस भी उस चीज से मुतासिर हुए। मिसाल के तौर पर हम ये पाते हैं, और मेरे ख्याल में इससे पहले इस बात का तज़किरा कई मरतबा हो चुका होगा कि अंग्रेजों ने सिर्फ टीपू सुल्तान के साथ ये जुल्म नहीं किया बल्कि पूरी हिंदुस्तान की तारीख के साथ ये जुल्म किया। मिसाल के तौर पर जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी और उसमें इंडिया की तारीख को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। ये तकसीम अपने आप में कितनी आउटलैंडिश है, लॉजिक के हिसाब से भी कितनी गलत है, इस पर बहस करने का फिलहाल मौका नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर इसी डिस्कोर्स ने आने वाले हिस्टोरियंस को मुतासिर किया और हिंदुस्तानी अपने तमाम तर आजादी और इसके उसके बावजूद भी इस डिस्कोर्स से मुतासिर रहे। चुनांचे आज भी हम MA BA की सतह पर भी बल्कि अपनी हिस्ट्री को जो क्लासिफाई करते हैं, ठीक है हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश नहीं बोलते हैं, लेकिन इम्प्लाइड तरह से इसी तरह का क्लासिफिकेशन होता है जब हम एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न का नाम लेते हैं। तो ये चीज हमारे पेश नजर भी होती है और हमारी मतलब सारी सेटिंग पर खुसूसन इल्मी और फिक्री निजाम है, पूरा तालीमी निजाम है, उस पर कॉलोनियल छाप जो है वो बहुत नुमाया है और उसका असर उस तारीख पर भी पड़ता है, खुसूसन मिडिवल दौर की तारीख पर जो खास निशाना रही अंग्रेजों का अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए और दीगर बहुत सारी चीजों के लिए। DM झा लिखते हैं कि RC मजूमदार जैसा मौर्रिख की इस कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी से मुतासिर था। हालांकि टीपू सुल्तान के बारे में उन्होंने जो अच्छी बातें कही हैं उनको प्रोफेसर अब्दुल मुगनी ने भी और दीगर लोगों ने भी साइट किया है, और ऐसा नहीं कि वो मतलब ये कि अंग्रेजों की तरह मुख्तलिफ किस्म के बायसेस का शिकार थे, लेकिन अंग्रेजों ने जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी तरतीब दी थी लोगों को ये लगता था एक जमाने तक कि ये बिल्कुल माकूल और न्यूट्रल और उस तरह की हिस्ट्री है जो साइंटिफिक बुनियादों पर लिखी गई है, और RC मजूमदार जैसा आदमी भी इसी चीज का शिकार था। लिहाजा उन्होंने भी जो हिस्ट्री तरतीब दी और बहुत सारी और बहुत जिल्दों में किताबें लिखी मजूमदार ने, और तारीख में एक बड़ा नाम है उनका, उन्होंने भी हिंदू पीरियड को यानी उस तकसीम को अपने जहन में रखा जो जेम्स मिल ने की थी और हिंदू पीरियड को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी, ग्लोरीफाई किया। हालांकि उसके जो हिस्टोरिकल लेवल पर अवेलेबल मटेरियल्स हैं वो उस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये काम हुआ और धीरे धीरे इसी नहज पर जब काम आगे बढ़ा कि तारीख में ये 3 पीरियड्स हैं हिंदुस्तान की तारीख में बुनियादी तौर पर, तो कम्युनलिज्म और रिवाइवलिज्म की राहें हमवार हुई, हिंदुत्व हिस्टोरियोग्राफी की राहें हमवार हुई, जो कि कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का ही कंटिन्यूएशन है। ये पूरी बहस इन अल्फाज में नहीं, यकीनन मैं बहुत सारे अल्फाज में आपके सामने रखा हूँ। तो और इसमें वो जो पूरा अफसाना वाला जहन है भी जिससे अपनी गुफ्तगू की शुरुआत की थी वो नजर आता है, क्योंकि अगर तारीखी ज़ौक़ के साथ यानी फॉर एग्जांपल जिस तारीख में असनाद पर ऑथेंटिसिटी पर इसरार हो वहां बहस इस बात पर हो जाती है कि फलां हदीस उसकी जो चेन है उसमें एक रावी कमजोर है, एक रावी की दूसरे रावी से मुलाकात साबित नहीं है, तो उसको डाउट के घेरे में लाया जाता है। और कहाँ ये हाल है कि दूर दूर तक कोई रिवायत नहीं है, 100-200 साल बाद
500 साल बाद चीजें कलमबंद हो रही हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का उस ऑथेंटिसिटी के साथ कहीं से कहीं तक कोई सबूत नहीं है, और कम से कम उसकी तफसील के साथ सबूत नहीं है जो इस तरह से चीजें मिल रही हैं। लेकिन ये कि वो जो अफसानवी जहन है जो ये ढूंढ लेता है कि रामायण में और महाभारत की तारीख मुतय्यन करने की कोशिश करता है, और उसमें से कोई वैदिक सिविलाइजेशन को 2-2.5 हजार, कोई 6,000, कोई 10,000 साल कब्ल मसीह तक लेकर जाता है। कोई कहता है कि रामायण और महाभारत बहुत साइंटिफिक एडवांस किस्म के सिविलाइजेशन थे उस जमाने में, और ये जो जंगें हुई थी महाभारत की उसमें बहुत ज्यादा मिसाइल तो रॉकेट और न जाने क्या क्या चीजें मौजूद थी, और प्लास्टिक सर्जरी उस जमाने में। ये सारी चीजें इसीलिए चलती हैं क्योंकि जो ज़ौक़ तारीखी जिसको हम कहते हैं वो चीज नहीं पाते हैं या कम पाते हैं। हालांकि गांधी जैसा आदमी ही ये साफ कहता है, जो कि और जो भी आदमी बायस नहीं होगा वो इस बात को कबूल करेगा कि फॉर एग्जाम्पल राम की जो शख्सियत है वो एक तकद्दुस का दर्जा यकीनन रखती होगी एक पर्टिकुलर कौम के लिए, लेकिन वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी नहीं है। तो जब मुझे हिस्टोरिकल पर्सनालिटी का तस्करा करना होगा, गांधी कहते हैं, तो मुझे उस रूल का तस्करा करना होगा, तो मैं मेटाफोरिकली उसको राम राज्य तो कह सकता हूँ, लेकिन जब मुझे उसका एग्जाम्पल देना होगा तो मुझे हज़रत अबूबकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत का हवाला देना पड़ेगा, क्योंकि वो तारीखी हुकूमतें हैं, जो तारीख की रोशनी है उसमें ये हुकूमतें साबित हैं। तो ये जो चीज है ये हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एम्स के तहत और मकासद के तहत एक खास नैरेटिव जो है वो फरोग दिया गया। इस नैरेटिव को अगर हम देखेंगे कि क्यों फरोग दिया गया तो इस पे भी बात हो सकती है। मिसाल के तौर पर अंग्रेजों का जो मसला था वो ये मसला था कि उनको टीपू सुल्तान की तरफ से सबसे कड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। उनके मोस्ट फॉर्मिडेबल एनिमी कहा जा सकता है टीपू सुल्तान को। ऐसी मुखालफत का सामना था उनको। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो उनकी ज़ेली रियासत बनने में, सब्सिडरी अलायंस करने में उनसे बिल्कुल तैयार नहीं थे। किसी तरह से उनका ट्रिब्यूटरी स्टेट बनने के लिए वो राजी नहीं हुए। हालांकि दूसरी रियासतें जो थी वो समझौता कर ले रही थी, खराज देने पर आमादा थी और ज़ेली रियासत बनने पर तैयार हो गई थी। टीपू सुल्तान नहीं कर रहे थे। तो ये जो पैदर पे उन्होंने कई शिकस्तें दी थी अंग्रेजों को मुख्तलिफ महाजों पर, तो उस शिकस्त की और चैलेंज की झुंझलाहट भी हमें नजर आती है। ये बिल्कुल वही साइकोलॉजी है। कहा जा सकता है कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर देने के बाद भी उनका कलेजा चबाने पर आमादा करती है। तो बिल्कुल ये उसी तरह की साइकोलॉजी नजर आती है। तो तासुब, मुगालते, अफसाने और बहुत से मनगढ़ंत वाक़यात वगैरह पैदा किए गए ताकि उनके खिलाफ जो जंग है वो जायज ठहराई जा सके। उनको कम करके पेश किया गया उनकी खिदमात को, ताकि उसके बाद जो निज़ाम उन्होंने कायम किया अंग्रेजों ने, उस निज़ाम को जस्टिफाई किया जा सके और उस निज़ाम के खिलाफ बगावत न दरपेश हो। तो ये जो अंग्रेजों का अपना कारनामा था, होना ये चाहिए था कि वतन की आज़ादी के बाद ये जो कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है और ये कोलोनियल लेंस है हिंदुस्तान को अपने पर्पज से देखने का और कौमों में तफरीक का, इस लेंस को हम उतारते और अपने तौर पर अपनी हिस्टोरियोग्राफी डेवलप करते। लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग यकीनन हमें इंसाफ पसंद नजर आते हैं, लेकिन ये कि इन जनरल जो ट्रेंड रहा वो ऐसा नहीं रहा कि हमें उन सारी चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करके अपनी हिस्ट्री एक अच्छी फुटिंग पर, हिस्टोरिकल फुटिंग पर और ऑथेंटिसिटी के साथ उसको पेश करनी है। बीएन पांडे की मिसाल उठा लेंगे। ये तारीख के प्रोफेसर रहे इलाहाबाद में, और 1928 का ये वाकया अपना एक बताते हैं कि मैं टीपू सुल्तान पर रिसर्च कर रहा था। 1928 की बात है, और ये कहते हैं कि उसी दौरान कुछ तलबा मुझसे मिलने आए, और वो तलबा सीधे कॉलेज से मुझसे मिलने आए थे। तो मैंने उनकी किताब ले ली, उनकी जो सिलेबस की किताब थी, और टीपू सुल्तान वाला चैप्टर खोल लिया क्योंकि मैं उन पर रिसर्च कर रहा था। तो जब मैंने वो चैप्टर खोला तो उसमें से एक जो जुमला था उसने मुझे बड़ा हैरान किया। वो जुमला ये था कि टीपू सुल्तान के जुल्म की वजह से, और टीपू सुल्तान चूंकि उनको 3,000 ब्राह्मणों ने खुदकुशी कर ली क्योंकि टीपू सुल्तान उनको इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो ये वाकया बहुत अजीब व गरीब था, और बीएन पांडे को स्ट्राइक हुआ कि ये क्या है। उन्होंने देखा तो जो किताब थी वो डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने तरतीब दी थी, उसको लिखा था, जो कि कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थे बल्कि एचओडी थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के। उन्होंने उनको लिखा, खत लिखा बीएन पांडे ने शास्त्री साहब को, और कहा कि आप ये जो बात लिखी है आपने 3,000 ब्राह्मणों की खुदकुशी की, इसका सोर्स दीजिए, क्या सोर्स है। उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। कई बार रिमाइंड कराना पड़ा उनको। फिर आखिरकार उनकी तरफ से जवाब आया कि मैसूर गैजेटियर में ये बात लिखी हुई है, जिसका मैंने तस्करा किया भी कि जो तारीखें तरतीब दी गई हैं अंग्रेजों की तरफ से, उसमें से एक ये भी है गैजेटियर, जिसे लेविस राइस ने तरतीब दिया है। लेकिन मसला ये है कि सानवी जहन तारीख मुतासिब तारीख से भी आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, और जब उनको इस हवाले का पता चलता है तो वो मैसूर में लोगों को खत लिखते हैं। वो जमाने में नेट और इस तरह की चीजें इस तरह से नहीं थी कि इजीली उनको ये किताब एक्सेसिबल होती। उन्होंने वहाँ राब्ता किया खत के जरिए मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से और वहाँ के हिस्ट्री के प्रोफेसर वगैरह से, और उनके जरिए चेक करवाया तो पता चला कि मैसूर गैजेटियर में इस तरह की कोई इबारत मौजूद नहीं है जिसमें 3,000 ब्राह्मणों की खुदकुशी की बात मिलती हो। यानी एक तो वो खुद सोर्स अपने आप में तासुब से भरा हुआ था, अंग्रेजों का लिखा हुआ था, और उसमें भी ये एक वाकया नहीं मज़कूर था जो अफसानवी जहन ने खुद तख्लीक करके बिल्कुल उड़ा दिया था। अलबत्ता वहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्होंने मैसूर गैजेटियर के हवाले से ये बात भी कर भेजी कि टीपू सुल्तान जहाँ वो 156 मंदिरों को ग्रांट किया करते थे सालाना। फिर सिंगरी मंदिर
मठ का बार बार जिक्र मिलेगा, उसका हवाला दिया कि उस पर मराठों ने हमला किया था तो किस तरह से सुल्तान ने की मदद की थी, और ये सब बहुत सारी चीजें इस तरह से उनको बी एन पांडे को लिखकर भेजी। तो बी एन पांडे बेचैन हुए, एक इंसाफ पसंद आदमी थे, और उन्होंने ये देखा कि ये जो टेक्स्ट बुक है ये तलबा पढ़ रहे हैं, जहरीली टेक्स्ट बुक जिसमें ऐसी अजीबोगरीब और बेबुनियाद इन्फॉर्मेशन है, वो बंगाल में, आसाम में, बिहार में, उड़ीसा में, यूपी में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और न जाने कहाँ कहाँ वो सिलेबस के तौर पर चल रही है। तो उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वीसी को लिखा और अपनी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस जो ऑथर के साथ हुई थी, शास्त्री साहब के साथ, और जो मैसूर के वीसी और वहाँ के प्रोफेसर वगैरह के साथ हुई थी, वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस उनको भेजी और कहा कि ये तो बेकार बात है और ये नहीं चलना चाहिए यहाँ पर। तो इस माकूल बात को तस्लीम किया कलकत्ता के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वीसी ने, और उन्होंने इस किताब को सिलेबस से हटा दिया। बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, गलतियां होती हैं और मसले पैदा होते हैं और इस तरह से हल हो जाते हैं। तो क्या किस्सा खत्म हो गया? तो पता चला कि नहीं, किस्सा खत्म नहीं हुआ, और फाशिज्म, कम्युनल फाशिज्म और असातीरी और अफसानवी और मैथोलॉजिकल जो चीजें हैं उनके मामले में जो होता है, उनका मामला छिपकली की दुम वाला रहता है। ठीक है, वक्त पर अलग हो जाते हैं, और लेकिन ये कि वो दुम फिर से पैदा होकर रहती है। तो बड़ा ताज्जुब हुआ बी एन पांडे को, और वो अपने लेक्चर में हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म में इस पूरे वाक़े का तज़किरा करते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये सुसाइड वाली जो अजीबोगरीब किस्म की बिल्कुल सरासर फैब्रिकेटेड कहानी थी, ये फिर 1972 में यूपी के जूनियर हाई स्कूल की टेक्स्ट बुक में फिर उनको मिली। और ये सिर्फ एक मतलब वाक़या है जिससे पता चलता है कि किस तरह से गलतफहमियां सर्वाइव करती हैं, बावजूद सही नॉलेज के मौजूद होने के सर्वाइव करती हैं, और फिर किस तरह से वो पूरा कारोबार चलता है। ये तो सिर्फ एक चैप्टर का या एक टेक्स्ट बुक का हाल था। इस तरह के मौरखीन भरे पड़े हैं, मिसाल के तौर पर आर डी पालसोकर हैं या संदीप बालाकृष्णा है, जिन्होंने इन दोनों ने टीपू सुल्तान पर किताब लिखी है, और इसी तरह के तासुबात पर मबनी ये सारी किताबें इनकी हैं। और इस तरह के हिस्टोरियन मैंने बतौर मिसाल तज़किरा किया है, वरना इस तरह के हिस्टोरियन की तादाद बहुत है जो बहुत तासुब के साथ ये जिक्र करते हैं। तो ये जो पूरा जुल्म-ओ-सितम है तो वो हमें नजर आता है। तो अब मतलब ये कि वाकयात पर अगर आए और देखें कि हुआ क्या था, मतलब अंग्रेजों के साथ जो मामला था उनका और किस तरह से क्या हुआ, तो 4 जंगें मशहूर हैं टीपू सुल्तान की, एंग्लो मैसूर वॉर्स, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहली जंग जो हुई वो 1767 से 69 तक, 1767 से 69 तक होती है। इस जंग में जो हैदर अली की क़यादत में लड़ी जाती है, बहुत कामयाबी हासिल होती है मैसूर की सल्तनत खुदादाद को, और टीपू की जो सालारी होती है वो मैंगलोर के फतेह होने में बहुत बड़ा किरदार उसका होता है, और मद्रास की तरफ भी जो फौज भेजते हैं हैदर अली, उसकी कमान भी टीपू के हाथ में होती है, और अंग्रेज जो है बहुत मजबूर होकर मद्रास का सुलहनामा पर दस्तखत करने पर आमादा होते हैं। दूसरी जो एंग्लो मैसूर जंग है वो 1780 से 84 तक होती है। इसमें जंग के दौरान ही हैदर अली का इंतकाल हो जाता है, टीपू सुल्तान जो है वो तख्त पर बैठते हैं, और बावजूद ये कि हालात बहुत खराब हो रहे होते हैं, हैदर अली का इंतकाल होता है और सारी चीजें मतलब बिखरी हुई होती हैं, लेकिन टीपू सुल्तान जो है वो चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, और नामवर कर्नल जनरल जो अंग्रेजों के होते हैं उनको पैर दर पे शिकस्त देते हैं, और आखिरकार उनको मैंगलोर के सुलहनामे पर राजी होना पड़ता है। इस जंग में जो उनका रॉकेट है वो एक खास किरदार अदा करता है। तीसरी जंग जो होती है 1790 से 92 के दौरान, उसमें अपनी बदहबी और दीगर बहुत सारी चालों के जरिए कंपनी जो है वो अपने सुलहनामे को मतलब तोड़ती है, जंग करती है, दीगर लोगों से जंग कराती है। ये तफसील हल्की फुल्की आएगी अभी। और इसमें शिकस्त होती है टीपू सुल्तान को, और आधी सल्तनत उनको गंवानी पड़ती है। और चौथी जंग 1798 और 99 में जो होती है, इसमें उनको शिकस्त मिलती है, शहादत होती है उनकी, और चारों तरफ से मतलब ये कि उन पर हमला होता है, निजाम और मराठा हमला करते हैं, ब्रिटिशर्स हमला करते हैं। 35,000 की फौज उनके पास होती है, 60,000 तो ब्रिटिशर्स ही होते हैं, तो उनकी फौज होती है मतलब, और निजाम और मराठों की फौज अपनी अलग है। और उनकी शिकस्त और शहादत के बाद महाराजा वाडियार कृष्णराव वाडियार थर्ड को वो सल्तनत तख्त पर बैठाते हैं और निजाम चलाने की कोशिश करते हैं। मतलब इतना मतलब सब कुछ जो होता है, तो ब्रिटिशर्स की मुखालफत जो है उसकी वजह तो हमें बिल्कुल समझ में आती है कि वो क्यों मुखालिफ हैं, लेकिन ये कि वजह जो नहीं समझ में आती है वो हिंदू इंतहा पसंदों की वजह नहीं समझ में आती है कि वो क्यों मुखालफत पर आमादा है। एक ऐसे फर्द की जो कि तारीखी तौर पर जिसका कारनामा बहुत मुसल्लम है, जो कि सारी कौम को लीड कर रहा था, जो कि तकनीक के मैदान में और दीगर मैदानों में जिसकी कारहाय नुमाया जो है वो बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल वाज़ेह हैं, और अंग्रेजों की मुखालफत में जो लड़ते हुए जिसने अपनी जान दी। तो ये बहुत अपनी अजीब है कि जो लोग नेशनलिज्म का और वतन से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं वो भी अंग्रेजों के नक्शे कदम पर हैं तारीखी एतबार से। लेकिन राम पुनियानी हमें बताते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था। 1970 की दहाई की कई चीजों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उस वक्त आरएसएस भी उनको हीरो मानने पर मजबूर था, या उनको हीरो के तौर पर खुद को जस्टिफाई करने के लिए उनको पेश करता था। बीजेपी भी 2010 तक में एक तलवार रैली हुई थी जिसमें टीपू सुल्तान के भेष वगैरह बनाकर लोगों ने उनको मतलब
पेश किया था, यानी वहाँ भी नफरत हमें नहीं दिखाई देती है। कुछ सालों कबल रामनाथ कोविंद जो सदर रह चुके हैं वो भी टीपू की बहादुरी की और उनकी मिसाइल बनाने की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, और फिर अचानक हम देखते हैं कि वो नैरेटिव तो मौजूद था, लेकिन उस नैरेटिव को जो पॉलिटिकल रुख और जदीद जो मिलता है वो हम देखते हैं कि कर्नाटक में इस्तेहकाम के लिए खलाबाजी खाई जाती है और उस टीपू सुल्तान को एक एंटी हिंदू टायरेंट के तौर पर मुतारिफ कराने की कोशिश की जाती है। और ये जो एफर्ट होता है ये कांग्रेस के एफर्ट के खिलाफ होता है, जो टीपू सुल्तान का नाम लेके मुसलमानों के वोट्स हासिल करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज जो हम देखते हैं, ये पूरी बहस जो बिखरी हुई बहस थी ये आपके सामने है। आखिरी हिस्से पर जो मुझे अर्ज करना है वो ये करना है कि टीपू सुल्तान की जो पूरी ये जद्दोजहद है और जो पूरा मामला है, इससे हम क्या क्या चीजें डिराइव कर सकते हैं और क्या असबाक है जो हमें हासिल होते हैं। तो जो पहला सबक हमें मिलता है टीपू सुल्तान के हवाले से वो का इल्म है, यानी खुसूसन जिस जमाने में वो हुक्मरानी कर रहे थे, और जैसा कि हमने टाइटल ही में ये बात कही कि शहर का काम मिला उसको मगर शाम के वक्त, तो जो सिनेरियो था वो जवाल का सिनेरियो था। इंडियन हुकूमतें किसी लायक नहीं रह गई थी, मुगल सवाल पजीर थी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था। और उस जमाने में हमें टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत, अब्करी शख्सियत नजर आती है जो इल्म के भी आला दर्जे पर फायज थे। फारसी, उर्दू, कन्नड़, उनकी लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा किताबें मौजूद थी, जिसमें टेक्नोलॉजी की और इस तरह की किताबें भी थी। अरबी, फ्रेंच, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, मतलब ये कि हिकमत के जितने सोर्सेज पॉसिबल थे वो चाहते थे कि वो चीजें उनको एक्वायर करें, उनको हासिल करें। और बहुत मेहनत और लगन के साथ उनकी तालीम और तरबियत बचपन में की गई थी तालिब की निगरानी में, और ये कि वो भी बहुत अच्छे, मतलब ये कि इंटरेस्ट के साथ वो ये काम करते थे। और हम देखते थे कि हम ये देखते हैं कि तारीख का अगर मुताला करें तो हम ये पाएंगे कि जितना इंतजाम सल्तनत में और मैदान जंग में वो कारगर नजर आते हैं, उसके पीछे एक अहम फैक्टर ये है उनके इल्म और मुताले का, और इसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये जो उनका इंटरेस्ट है ये अपने आप में एक सबक हमारे लिए रखता है। दूसरा जो सबक हम डिराइव करें अगर, तो उनके विजन में और जो दूररस निगाह उनकी है उसमें वो सबक हमें मिलता है कि हालात पर उनकी निगाह रहती है। उसी जमाने में फ्रांसीसी इनकलाब होता है 1789 में, तो वहाँ के जो आज़ादी के तस्वुरात हैं, जमहूरियत के तस्वुरात हैं, उनसे भी जो सबक हासिल करना है वो उन आइडियल्स को वो हासिल करते हैं अपनी शर्तों पर, और अपनी सल्तनत को भी जो ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारी जमहूरी कदरों को समोते हैं। उन्होंने देख लिया था कि अंग्रेज किस बात के दरख्त हैं। प्लासी के और बक्सर की जंग के बाद 1757 और 1704 की इन जंगों के बाद अंग्रेज जो है वो पूरे मुल्क पर कब्जा करने के लिए एक के बाद एक चीजों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, सल्तनतों को डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। वो पूरे मुल्क पर तसल्लुत चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने इत्तेहाद का एक मंसूबा बनाया। और इस मंसूबे में अगर उस वक्त की दो बड़ी ताकतें निजाम और मराठे जो है वो उनके साथ मिल गए होते तो फिर अंग्रेज कोलोनाइज नहीं कर सकते थे इंडिया को। और इस हिसाब से टीपू बड़ा चैलेंज थे जो कि अपनी छोटी सी रियासत के बियॉन्ड पूरे हिंदुस्तान को देख रहे थे, और इस हिसाब से उनको मतलब नेशनल लेवल का पहला फ्रीडम फाइटर वाकईतन कहा जा सकता है बगैर किसी तासुब के। यानी जितनी बाकी सल्तनतें थी, यहाँ तक 1857 में भी हम ये देखते हैं कि इक्का दुक्का छोड़कर वो अपनी अपनी रियासतों का बचाव की लड़ाई थी, लेकिन टीपू सुल्तान वाकईतन अपनी रियासत की बका के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को पेश नजर रखे हुए थे और चाहते थे कि हिंदुस्तान की जो बड़ी ताकत है ये अंग्रेजों के खिलाफ जो कि फॉरेनर्स हैं मुत्तहिद हो जाए। लेकिन ये कि ऐसा नहीं हुआ, और निजाम को और मराठे उनको दोनों को तोड़ने में अंग्रेज कामयाब हुए और दोनों के जरिए हमला कराया, और इन दोनों के बगैर अंग्रेज उनको शिकस्त नहीं दे सकते थे। इसके बाद इतना ही नहीं बल्कि अंग्रेजों की ताकत के खिलाफ वो आलमी लेवल पर भी इत्तेहाद चाहते थे, चुनांचे फ्रांसीसी हो या तुर्क और अफगान, इनके साथ भी वो एक पूरा अलायंस बनाने की फिराक में थे, और ये सब चीजें अंग्रेजों के लिए उनको बहुत ज्यादा डेंजरस बना रही थी। तीसरा सबक जो मिलता है वो उनके जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी में जो इंटरेस्ट उन्होंने लिया उसमें सबक हम पाते हैं। वो रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया का पायनियर कहा जा सकता है कि इंडिया में उन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी नई तरह से की, और उनका जो मिलिट्री मैनुअल है फतहुल मुजाहिदीन के नाम से, उसमें वो कीमियाई फार्मूले और तरीके लिखे गए हैं जिसके जरिए उन्होंने रॉकेट बनाए, जिसके जरिए खुसूसन दूसरी जंग में उनको अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल हुई। और उनकी जंगी चालों को जो अंग्रेज मौरखीन हैं, बाउरिंग हो या विल्स हो, ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस नजर आते हैं उनसे, और ऐसा था कि कॉर्नवालिस खौफजदा हो गया था कि कहीं ये कामयाब होते चले गए दूसरी जंग के बाद, एंग्लो मराठा वार के बाद, तो अंग्रेजों का मुस्तकबिल खतरे में है हिंदुस्तान में, तो मुझे खुद क़यादत करनी पड़ेगी। तो वो फिर आया था और मिलिट्री के मैदान में नहीं बल्कि चालबाजी के मैदान में और साजिशों के मैदान में उसने टीपू सुल्तान से जीतने में कामयाबी हासिल की। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि बादशाहों को गिफ्ट में सोने चांदी और इस तरह की चीजें पसंद है, लेकिन टीपू सुल्तान का इसरार था गैर मुल्की एम्बेसडर से कि वो सोना चांदी लाने के बजाय किताबें लाएं, तकनीक लाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताएं कि साइंस और इजादात के मैदान में क्या चल रहा है, तिजारत के मैदान में क्या नई चीजें हैं, जंगे कैसे लड़ी जा रही हैं, तो खाना कैसे बना, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजों में ज्यादा उनको इंटरेस्ट था। चौथा सबक जो हम ले सकते हैं वो उनके इंतजामी उमूर और माशरती इस्लाह के हवाले से ले सकते हैं कि उन्होंने अपने सल्तनत में ऐसा नेटवर्क बनाया था बैंक्स का और कोऑपरेटिव्स का जो नफा शेयरिंग की बुनियाद पर
चला करते थे। तिजारत को उन्होंने ऐसे फरोग दिया कि एक तरफ यूरोप से, कराची से, मगरबी एशिया से तिजारत हो रही थी सल्तनत मैसूर की। लगान के सिस्टम को मुनज़्ज़म किया और बीच के जो दलाल थे उनको हटाकर हुकूमत का डायरेक्ट रईयत से और किसानों से ताल्लुक बरकरार किया, उनको जमीन की मिल्कियत दी और ये सारी चीजें। रेशम की, शक्कर की, संदल की सनत को फरोग दिया। समाजी इस्लाह के मामले में भी मामला बहुत ज्यादा उनका है। दलित औरतें और जो लोअर कास्ट की औरतें थी उनको अपना सीना ढकने तक की इजाजत नहीं थी। इतना जुल्म होता था अपर कास्ट की तरफ से उन पर के कई मरतबा ब्रेस्ट काट देने के वाकयात हुए थे। जो औरत इस पाबंदी को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इस तरह की सारी अजीबोगरीब किस्म के और जालिमाना रसूम और रवाज थे वो एक कलम मौकूफ कर दिए टीपू सुल्तान ने। तो एक तरह से यानी समाजी बेदारी का भी पैगाम दिया और उसको बाय लॉ इन्फोर्स कराया। तो समाजी और तालीमी तरक्की और ये सारी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की। दरबार में बहुत सारी इस्लाहात की, फर्शी सलाम और इस तरह की चीजें मंसूख हो गई। पांचवा सबक जो हम ले सकते हैं, चूंकि उसी हवाले से बड़ी गलतफहमियां फैलाई जाती हैं तो उस पर एम्फसाइज करना जरूरी है अपने आप में, वो उस कम्युनल हार्मनी में है जो टीपू सुल्तान के ने जिसको रिवाज दिया। तो तकरीबन तज़किरा हो चुका है कि 156 मंदिरों की लिस्ट ऐसी मिलती है जिसको वो सालाना ग्रांट दिया करते थे। किसी बायस मौरिख ने, गालिबन बालकृष्णा ने या किसने ये बात लिखी है और इस बात को फैलाया जाता है कि उनके जमाने में सिर्फ 2-3 मंदिर थे जो बाकी रह गए थे, बाकी सबको उन्होंने खत्म कर दिया था। उनके अपने जमाने में 1782 से 99 के दरमियान 34 जागीर के फरमान ऐसे मिलते हैं जो कि बावजूद अंग्रेजों के तमाम जुल्म के बच रहे थे कि वो डीड उन्होंने दी थी मंदिरों को और सोने चांदी के तोहफे दिए थे। श्रृंगेरी पर जो 1791 में हमला हुआ था मराठों का, तो उसको बहुत सारी ग्रांट दी थी और 30-40 खत उनके शंकराचार्य से एक्सचेंज हुए थे, जिसमें बहुत अदब और एहतराम के साथ वो शंकराचार्य से मुखातिब हैं और हर तरह से उनकी मदद करने पर तैयार हैं। सुल्तान क़दादात के नाम से किताब है सत्तार शेख साहब की, उसमें एक मैनिफेस्टो का तस्करा है जिसमें सुल्तान के, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि मजहब की बुनियाद पर तफरीक नहीं की जाएगी सल्तनत में। राम पुनियानी बताते हैं कि यकीनन कुछ ऐसे वाकयात मिलते हैं जिसमें ईसाई और हिंदू निशाना बने उनके एताब का, लेकिन ऐसे ही मुसलमान भी बने। वजह मजहब नहीं थी, वजह ये थी कि वो अंग्रेजों से साजिशें कर रहे थे। जिस तरह से मुसलमानों ने साजिशें की तो जिसने साजिश की उसको सजा मिली, उसी तरह अगर कोई ईसाई था या हिंदू था और वो सल्तनत का गद्दार था तो उसको भी सजा दी गई। तो ये सारे मामले जो थे ये अरिथमेटिक ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ये मजहब से रिलेटेड नहीं है। पुनियानी साहब ने बड़ी तफसील से इसका जिक्र किया है और उनकी औकात पर जो कन्नड़ मरसिए लिखे गए और जिस तरह से मातम किया गया वो सारी चीजें हमारे सामने है और सबूत है इस बात का कि वो कम्युनल हार्मनी के अलंबरदार थे। खुद गांधी भी अपने मुख्तलिफ आर्टिकल्स में जो उन्होंने यंग इंडिया में लिखा, दीगर जगहों पर लिखे, उन्हें टीपू सुल्तान को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अलंबरदार करार दिया। और इस बात का कोई और सबूत नहीं चाहिए कि वो बायस नहीं थे। जब हम उनकी काबीना पर, उनके पोर्टफोलियोज पर जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे उस पर नजर डालते हैं, पूर्णिया कहा जाता है कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर की तरह था, कृष्ण राव उनका ट्रेजरर था, श्यामैया अयंगर जो है वो उनका मिनिस्टर ऑफ पुलिस था, सुब्बा राव एक चीफ सेक्रेटरी था, श्रीनिवास राव और अप्पाजी राम उनके बड़े राजदार किस्म के थे, मूलचंद और सुजन राय मुगल सल्तनत में उनके सफीर थे, नागपैया पूर्व का फौजदार था, हरी सिंह और रामाराव और शिवाजी जैसे लोग जो है वो उनकी कैवलरी के इंचार्ज थे। मालाबार में जो बगावत हुई थी उसकी सरकूबी के लिए उन्होंने त्रिपट राव को भेजा था। तो इस तरह के सारे मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं नजर आता है। छठा सबक जो हम हासिल कर सकते हैं वो उनके तकवा और रूहानियत से हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक वाकया आता है कि एक मस्जिद आला उन्होंने बनाई और उसमें सारे उलमा फुज़ला सब जमा हुए और ऐसी तय पाया कि पहली नमाज वो आदमी पढ़ाए जो साहिब तरतीब हो, जिसकी कोई नमाज कज़ा न हुई हो, फर्ज नमाज बुलूगत के बाद से। तो सब इधर उधर देखा कि लेकिन ये कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर आखिरकार टीपू सुल्तान ही आगे बढ़े। तो ये वाकया ही बताता है कि जहाँ एक इल्म में, तदब्बुर में, मैदान जंग में है, वहाँ पर अल्लाह ताला से ताल्लुक में और तकवा में और इसमें भी वो अपनी मिसाल आप थे। और बहुत बड़ा सबक हमें देते हैं कि एक आदमी अगर एक्टिविज्म के मैदान में हो या इल्म के मैदान में हो या किसी भी मैदान में वो अगर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हो तो भी अल्लाह ताला से जो ताल्लुक है और जो रिलेशन है उसको मुतासिर नहीं होना चाहिए। सातवां और आखिरी पॉइंट मेरा है जिस पर मैं खास फोकस करूंगा, जो सबक हमें हासिल होता है, बल्कि कह सकते हैं कि वो बिल्कुल निचोड़ है टीपू सुल्तान की जिंदगी का, वो हिम्मत, हौसला और उम्मीद का सबक है। कि उस जमाने के हुक्मरानों के हिसाब से अगर हम देखें, बल्कि लिस्ट बना ले अगर उस जमाने के हुक्मरानों की और उनका जो अंग्रेजों के साथ तर्ज अमल रहा है उसको पेश नजर रखें अपने, तो हम ये पाएंगे कि टीपू सुल्तान का जो तर्ज अमल था वो बिल्कुल निराला तर्ज अमल था अपने आप में, और उस तरह का तर्ज अमल और किसी का हम नहीं पाते हैं। और ये वो तर्ज अमल था जिसको एक लाइन में जो उनकी है उसमें इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि गीदड़ की एक दिन की जिंदगी शेर की 7 साल जिंदगी से बेहतर है। तो ये जो तर्ज अमल था ये हमें किसी और हुक्मरान का नहीं नजर आता है। किसी शायर ने कहा है कि अब भी कानों में यहाँ आती है आवाज़े शहीद, खतरे खूने शहीदा में है जाने जिंदगी, गीदड़ों की जिंदगी पर मौत को तरजीह दे, शेर बन आजाद हो इसमें है शाने जिंदगी। ये जो फलसफा था ये हमें सुल्तान का फलसफा नजर आता है। और ये चीज
बस ये नहीं है कि जोश खरोश में एक बात कही, उस बात को आखिर दम तक निभाया। चुनांचा उनके आखिरी लम्हात जब हम देखते हैं कि जंग जारी है और टीपू सुल्तान चारों तरफ से घेर लिए गए हैं, तब भी वो और गद्दारों ने और दगाबाज जितने थे उन्होंने रिट्रीट और दोबारा जमा होने का और फिर से जंग जारी रखने का सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया बल्कि शहीद होने को तरजीह दी। तो वो अपनी तलवार और राइफल संभाले हुए हैं, घोड़े पर जंग लड़ रहे हैं, घोड़ा घायल हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, एक आम सिपाही की तरह लड़ते हैं, सीने पर गोली लगती है, गिर जाते हैं, प्यास है, थकन का आलम है, जख्म है, खून बह रहा है, एक अंग्रेज उनको मरा हुआ समझ के उनका पटका लेने के लिए आता है तो तलवार से वार करते हैं और इसी तरह कई अंग्रेजों को उसी हालत में जहन्नम वासिल करते हैं और फिर एक गोली लगती है ऐसी जो उनके स्कल में दाएं कान के जरा ऊपर लगती है और फिर वो शहीद हो जाते हैं। तो बिल्कुल वो नमूना है कि बाहर शौक़ शहादत हुए कातिल की तरफ गुनगुनाता रक्स करता झूमता जाता हूँ मैं। तो ये जो अज़्म और हौसला है ये हमें उस जमाने में बहुत मजबूत मिलता है अंग्रेजों की मुखालफत में। यानी ये वो चीज है यानी इतना बड़ा चैलेंज थे टीपू सुल्तान के। जनरल हैरिस जो है उनकी जब शहादत कंफर्म हो जाती है तो कहता है कि आज हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो चीज है कि यानी मुनरो से भी ये बात मंसूब है अंग्रेजों की तरफ से कि उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी फौज है और ऐसी सियासी कैपेबिलिटी है कि हम पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो सल्तनत मैसूर है जो टीपू है वो हमारे रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं, ये अगर खत्म हो जाए तो हम पूरा हिंदुस्तान ले लेंगे। और ये बात बिल्कुल शाहिद है कि अपनी मीगर बहुत रिसोर्सेज के साथ, बहुत कम अफवाज के साथ जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया अंग्रेजों का, 16 साल 17 साल तक उन्हें टाले रखा। और जब ये रुकावट हट जाती है तो मराठों के पास उनसे ज्यादा फौज होती है और निजाम और ये और वो सब मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि 3-4 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान के बिल्कुल डोमिनेंट पावर की हैसियत में अंग्रेज अपने आप को मुतारिफ करा लेते हैं। 1799 से लेकर 1805 तक कोई दूसरा चैलेंज उनके सामने नहीं रहता है। हालांकि टीपू सुल्तान के जमाने तक बड़ी ताकतें मौजूद थी जो अगर उनके साथ इत्तेहाद कर दिया अंग्रेजों के साथ इत्तेहाद करने के बदले तो अंग्रेजों का मुल्क को गुलाम बनाने का ख्वाब जो है वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता था। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम जो है वो ऐसे शेर दिल हुक्मरान के साथ भी तारीखी तौर पर इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। आज जो जरूरत है वो इस बात की है कि जो डुअल नियो कोलोनियलिज्म है इसको हम आइडेंटिफाई करें और इस नैरेटिव को फरोग दें कि एक तरफ हम मगरिब के माशी और फिक्री इस्तेमार का शिकार है, एक नियो कोलोनियलिज्म है, और दूसरी तरफ हिंदुत्व का फिक्री और सियासी इस्तेमार है वो हमें तेजी से अपने नरगे में ले रहा है और इस डुअल नियो कोलोनियलिज्म से मुकाबला करने की जरूरत है। इस हवाले से जो उम्मीद थी टीपू सुल्तान को, उसी उम्मीद के साथ ये जंग आजादी, नई जंग आजादी जो है वो लड़ने की जरूरत है। जो उन्होंने कहा था कि इसी मिट्टी से पैदा होंगे बेशक लाला वो गुल भी, कभी जब रंग ले आएगा खूने आएगा मेरा। तो यही जो उम्मीद थी कि हालात बहुत नाजुक नजर आ रहे हैं लेकिन मुझे जो काम करना है वो मैं करके रहूंगा। सब लोग अंग्रेजों के साथ बात करते चले जा रहे हैं लेकिन मैं ऐसा नमूना पेश करूंगा जैसा नमूना जो है वो करबला के मैदान में मिसाल के तौर पर पेश किया गया था। इसके बावजूद वो जाहिरी और मादी शिकस्त है लेकिन एक नस्ल और बल्कि कई नस्लें जो हैं वो उससे इंस्पायर हो रही हैं। तो टीपू सुल्तान की जो अजमत है वो इसी बात में है कि उनको मतलब उनकी काबिलियत में और इल्मी लियाकत और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बहुत आला मेयार हम पाते हैं उनका। लेकिन ये कि जैसा कि नसीम हिजाजी ने कहा कि जब तमाम कार उनके हाथ में आई तो ऐसा था कि उनके शेर की कछार पर गीदड़ों का, गधों का और भेड़ों का जो हमला है वो बहुत कवी हमला हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वो आखिर वक्त तक डटे रहे जब तक कि मैसूर की खाक में उनके खून का आखिरी खतरा भी जज्ब नहीं हो गया। तो उन्होंने जान देना गवारा कर लिया लेकिन अल्लामा इकबाल के अल्फाज में शिरकत में आना हक़ व बातिल कबूल नहीं कर सके और ये उनकी जिंदगी का जो है वो सबसे बड़ा सबक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जिहाद उन्होंने किया ये बताने की जरूरत है लोगों को कि जिहाद की डेफिनेशन कोई पूछता है कि क्या है और वो रूहानी जिहाद और इस तरह की बातों के मुतमिन नहीं होते हैं और कहते हैं कि नहीं तलवार वाला जिहाद। हाँ, तलवार वाला जिहाद भी जिहाद है लेकिन ये वो जिहाद है जो टीपू सुल्तान करते हुए नजर आते हैं। अगर किसी को उसकी डेफिनेशन देखनी है तो वहां देख ले हिंदुस्तान के हवाले। तो ये जो जिहाद उन्होंने किया अंग्रेजों के खिलाफ और जिस कामयाबी के साथ किया उसमें एक बहुत बड़ा सबक जो है वो सीधा है हमसे। तो उनकी जंगी तदबीर में, उनके सियासी तदब्बुर में, उनकी जो सल्तनत में उनकी निगरानी में जो तालीमी तरक्की हुई, जो माशी बहबूद के काम हुए, जो माशरती इस्लाह के काम हुए, जो अखलाकी नज़्म व ज़ब्त के काम हुए, ये हर चीज साबित करती है कि वो एक मर्द हक थे, एक सुल्तान आदिल थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको अजर अज़ीम से नवाजे और तारीख और अदब के हर महाज पर उनकी तस्वीर के जो दाग हैं हमें वो धोने की और उनकी बेमिसाल जिंदगी से और काबिल रश्क मौत से सबक सीखने की तौफीक।